Dear students, let us start our third part of French Revolution. In the first two parts, we have seen the economic and political condition of France. We have seen the social structure of France. Because of that, the third states, the people, the commons, the workers and the peasants, the labor, the new middle class, they are against the monarch, they are against the existing order, nobles and clergy, and how they started a revolt, the revolution against the existing system, the fall of Bastille, and we have seen that how they formed a new National Assembly and new government, and how the France became a constitutional monarchy. Now, in the third part, we read that France abolishes constitutional monarchy. यहाँ पर फ्रांस जो है पूरी तरीके से राजतंत्र से मुक्त हो जाता है and becomes a republic, और एक रिपब्लिक गवर्नमेंट वहाँ पर फॉर्म होती है. The situation of France The situation of France continued to be tense during the following year. Although Louis XVI had signed the constitution, he entered into secret negotiations with the King of Persia. Here we have seen that in the previous part of this chapter, जो किंग लुइस 16 था वो दबाव में आकर के उसने जो है नई जो गवर्नमेंट बनी थी उसको उसके कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया था, मगर कहीं ना कहीं पर वो अपनी पावर्स को जो है कम नहीं करना चाहता है. एंड ही एंटर्ड अ सीक्रेट नेगोशिएशन विद किंग ऑफ पर्शिया. उसने पर्शिया किंग के साथ जो है एक ट्रीटी की थी ताकि वो इन जो रेवोल्यूशन है इसको दबा सके, कंट्रोल कर सके. रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज too were worried by the development in France and made plan to send troops to put down the events that had been taking place there since the summer of 1789. So the neighboring countries, they are worried by the developments. जो भी फ्रांस में जो भी उठापटक हो रही थी, फ्रांस में जो भी बदलाव हो रहा था, फ्रांस में जो लोकतंत्र की स्थापना की तरफ कदम जो बढ़ रहे थे, उससे नेबरिंग कंट्रीज के जो रूलर्स थे वो भी वरिड थे, और उन्होंने अपनी जो ट्रूप्स थी वो इस इन सब सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए भेजने का प्लान बनाया. बिफोर दिस कुड हैपन, the National Assembly voted in April 1792 to declare war against Persia and Austria. पर्शिया और ऑस्ट्रिया जो कि नेबरिंग कंट्रीज थी, और इन्हें फ्रांस में बढ़ते हुए जो घटनाक्रम था उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी या चिंतित थे. तो इन सब की जो प्लानिंग थी उसके बारे में जब नेशनल असेंबली को कुछ खबर मिली तो दे डिक्लेयर्ड अ वॉर अगेंस्ट पर्शिया एंड Austria. Thousands of volunteers thronged from the province to join the army. They saw this as a war of people against the king and aristocracies. So यहाँ पर इस वॉर में जो है हजारों की संख्या में वॉलेंटियर्स जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और ये वॉर जो है जनता जो है जनता और राजा के बीच या रूलर्स के बीच, जो एरिस्टोक्रेसीज थी उनके बीच में थी पूरे यूरोप के अंदर. अमंग द पैट्रियोटिक सॉन्ग दे सैंग द मार्शलीज. यहाँ पर जो है बहुत से पैट्रियोटिक सॉन्ग्स जो हैं वो लोग गाया करते थे, मगर जो सबसे फेमस था वो था मार्शलीज, और इट वाज संग फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द वॉलंटियर फ्रॉम मार्शल. तो ये जो प्लेस का नाम है जहाँ पर इसको पहली बार गाया था, उसके बाद में उसी जगह के नाम पर यह जो गीत है यह फेमस हुआ, और यह ही गीत बाद में फ्रांस का नेशनल एंथम भी बना. द रेवोल्यूशनरीज wars brought losses and economic difficulties. जो रेवोल्यूशनरीज वॉर हुई वो जो हैं वो कहीं ना कहीं पर जैसा कि आप सभी जानते हैं जब भी वॉर होती है, चाहे वो किसी दो कंट्रीज में हो या सिविल वॉर हो, देश के अंदर गृह युद्ध हो, या क्रांतिकारी घटनाओं में जो हम इवेंट्स देखते हैं, तो इन सब की वजह से जो इकोनॉमिक और जो हमारी सोशल लाइफ है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है. तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ. वाइल द मैन वर अवे फाइटिंग एट द फ्रंट, वुमेन वर लेफ्ट टू कॉप विद द टास्क ऑफ अर्निंग अ लिविंग लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज. तो जब पुरुष जो कि वॉर फ्रंट्स पे लड़ाई लड़ रहे थे, तो महिलाओं ने जो है घर की बागडोर संभाली, और महिलाएं जो है वो अपनी फैमिलीज का केयर करने लगी. लार्ज सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन वर convinced that the revolution had to be carried further, as the Constitution of 1791 gave political rights only to richer section of the society. तो यहाँ पर जो है जैसा कि हमने पहले देखा था, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके अंदर
भी एक कैटेगरी थी, और उस कैटेगरी में एक्टिव सिटीजन जो थे उन्हें ही वोटिंग राइट दिया गया था, उन्हें ही पॉलिटिकल राइट दिए गए थे। इसीलिए अभी भी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा सेक्शन था जो ये मानता था कि ये जो रेवोल्यूशन है ये और आगे तक खींचेगी, और इस रेवोल्यूशन में और आगे बदलाव और सुधार होने की आवश्यकता है। पॉलिटिकल राइट्स जो है वो सबको दिए जाने चाहिए। सो मैनी पॉलिटिकल क्लब्स जो है उनका फॉर्मेशन हुआ, बिकम इम्पोर्टेंट रिलिंग पॉइंट फॉर पीपल हु wished to discuss government policies and plan their own form of action. The most successful of these club was that of Jacobins. तो यहाँ पर बहुत से पॉलिटिकल ग्रुप्स का फॉर्मेशन हुआ, और इनमें जो सबसे फेमस पॉलिटिकल ग्रुप था, जो संस्था थी जो कि राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखती थी, अपने विचार रख रही थी, या जो है गुप्त जो है कार्य के द्वारा सरकार को चुनौती प्रदान करती थी। तो यहाँ पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल क्लब था उसका नाम था जैकोबिन, विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट सेंट जोकोब इन पेरिस। तो ये जो है जैकोबिन का नाम जो है जैकब इन पेरिस जो थे कॉन्वेंट, उनके नाम पर पड़ा। वुमेन टू हैव had been active throughout this period. महिलाएं भी जो है इस पीरियड में पूरी तरीके से एक्टिव थीं। जैसा कि हमने पहले ऊपर भी देखा है कि महिलाएं जो है वो जब उनके पुरुष वो वॉर में गए हुए थे तब महिलाएं जो है घर का पूरी जिम्मेदारी संभाल रही थी, और साथ ही वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में, पॉलिटिकल क्लब्स में भी महिलाएं जो है उन्होंने अपनी क्लब्स का फॉर्मेशन किया, और वो भी पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेती थी क्योंकि उन्हें भी वोटिंग राइट्स नहीं मिले थे, और वो भी जो है पॉलिटिकली ये सब राइट्स चाहती थी। द मेंबर्स ऑफ जैकोबिन क्लब बिलोंग्स मेनली टू द लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। यहाँ पर जो जैकोबिन क्लब के मेंबर्स है उनका जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये मेंबर जो है वो लेस प्रॉस्परस सोसाइटी को बिलोंग करते थे। दे इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर्स, artisans such as shoemaker, pastry cook, watchmaker, printers, as well as servant and daily wage workers. So ये जो डिफरेंट कैटेगरीज है इनसे जो लोग बिलोंग करते थे वो ही लोग ज़्यादातर जैकोबिन क्लब के मेंबर्स थे। देयर लीडर वाज मैक्समिलियन रेबोस्पियर, और इन सब का लीडर जो था वो था मैक्समिलियन रेबोस्पियर। A large group among the Jacobins decided to start wearing long striped trousers similar to those worn by dock workers. This was to set themselves apart from the fashionable section of society, especially nobles who wore नी ब्रीचेस। तो जो यहाँ पर जो जैकोबिन क्लब के मेंबर्स थे इनका लीडर मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था, और इसी क्लब के बहुत बड़े जो ग्रुप था, जो लोग थे, जो सदस्य थे इस ग्रुप के, उन्होंने जो है अपनी ड्रेस जो वियरिंग है वो भी जो है बदलना वो चाहते थे, और उन्होंने जो है फाइनली जो है अपनी ड्रेस जो है चेंज की। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, आपको इमेज में ये इनकी ड्रेस जो है वो नज़र आ रही है। सो दिस इज द यूनिफॉर्म ऑफ जैकोबिन क्लब, जिसको कि हम यहाँ पर जो राजशाही पोशाक थी उसकी जगह पर ये जो है जो डॉक वर्कर्स जो पहना करते थे वो यूनिफॉर्म जो है इन्होंने अपने लिए डिसाइड की। This was a way of proclaiming the end of power wielded by the wearer of knee breeches. These Jacobins came to be known as sons clothes। जो ये जैकोबिन्स थे जिन्होंने अपना यूनिफॉर्म बदला, इन्होंने जो है एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और इनका जो लीडर था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। तो यह जो जैकोबिन क्लब था यह बाद में सन्स क्लोथ्स के नाम से जाना गया, जिसका मतलब, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दोज विदाउट नी ब्रीचेस। वे जो बिना नी ब्रीचेस, नी ब्रीचेस ब्रीचेस आप सभी जानते होंगे एक परिधान है, यूनिफॉर्म है। तो ऐसे लोग जो कि नी ब्रीचेस नहीं पहनते हैं उन्हें नाम दिया गया सन्स क्लोथ्स। सन क्लोथ्स मैन वोर इन एडिशन the red cap that symbolized the liberty. Women, however, were not allowed to do so. तो यहाँ पर जो है along with their Jacobin dress, they wear the red cap, जो है वो लाल टोपी भी साथ में लगाते थे जो कि लिबर्टी का सिंबल थी, लिबर्टी को सिंबलाइज करती थी। इन द समर of 1792, the Jacobin planned an insurrection of a large number of Persians
who were angered by the short supply and higher price of food. On the morning of August 10, they stormed the palace of the Tuileries, massacred the king's guards, and held the king himself as a hostage for several hours. तो यहाँ पर जो है जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि शॉर्टेज ऑफ फूड्स और हाई प्राइसेस की वजह से जो है जनता काफ़ी गुस्से में थी, एंगर में थी, और यहाँ पर्शियंस जो थे उनके साथ में भी यही प्रॉब्लम थी। तो जो है जैकोबिन क्लब्स ने जो है वो अटैक किया पैलेस ऑफ टुलरिस में, वहाँ पर जो है किंग के गार्ड को जो है मार दिया गया और राजा को भी हॉस्टेज बना के रखा गया। लेटर द असेंबली voted to imprison the royal family. Elections were held from now on. All the men of 21 year and above, regardless of wealth, got the right to vote. तो यहाँ पर जो है एक महत्वपूर्ण बदलाव बदलाव जो है वो हम देख रहे हैं कि राजा जो है उसे पकड़ लिया गया है, उसे हॉस्टेज बना करके उसको जेल में डाल दिया गया है, उसकी फैमिली को इम्प्रिजन कर दिया गया है। और अब असेंबली में महत्वपूर्ण चेंज किया गया है। नाउ ऑल द मैन, जो 21 साल से ऊपर की उम्र के सभी व्यक्ति, चाहे उनकी इनकम कितनी हो, चाहे वो कितना भी टैक्स पे करते हो या ना करते हो, कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, सभी को जो है वोटिंग राइट दिया गया। मगर यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि महिलाओं को अभी भी वोटिंग राइट नहीं दिया गया था। तो यहाँ पर 21 वर्ष की उम्र के सभी नौजवानों को वोटिंग राइट दिया गया। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड कन्वेंशन। तो पहले नेशनल असेंबली का कंस्ट्रक्शन हुआ था, नेशनल असेंबली बनाई गई थी, उसके बाद में जो नई असेंबली बनी है उसका नाम है कन्वेंशन। ऑन 21 सितंबर 1792 इट abolished द monarchy एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस एज ए रिपब्लिक। तो यहाँ पर जो है फ्रांस में मोनार्क राजा का शासन खत्म होता है और यहाँ पर जो है रिपब्लिक फ्रांस का उदय होता है, फ्रांस एक रिपब्लिक नेशन बनता है। तो रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द स्टेट। तो रिपब्लिक जैसा कि आप सभी जानते हैं एक ऐसी प्रणाली सरकार की जिसमें जो सरकार का मुखिया, जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, उसे जो है जनता चुनती है। वो किसी वंशानुगत पद में नहीं होता है, राजा का बेटा राजा बनेगा ऐसा नहीं होता है। सो ये फ्रांस जो है यहाँ पर रिपब्लिक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुई और जो लोगों को जो 21 साल से ऊपर के जितने भी मैन थे उन्हें वोटिंग राइट्स प्रोवाइड किया गया। लुई 16 was sentenced to death by the court on the charge of treason। लुई 16 को फाइनली जो है वो सेंटेंस टू डेथ, उसको जो है फांसी की सजा दी गई। और उस पर जो चार्ज लगा वो चार्ज था बिट्रेयल ऑफ वंस कंट्री और गवर्नमेंट, अपनी देश के साथ धोखा, अपनी जो सरकार के साथ धोखा, अपने लोगों के साथ धोखा। On 21st January 1793, he was executed publicly at the Palais de la Concorde. The Queen Mary Antoinette met with the same fate shortly after। तो यहाँ पर किंग और क्वीन जो थे दोनों को ही जो है सेंटेंस टू डेथ की पेनल्टी सजा दी गई और दोनों को ही जो है जो गवर्नमेंट थी उसने मार दिया। यहाँ पर कॉन्वेंशनल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं जिसका फॉर्मेशन जो है हुआ है यहाँ पर। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, द रीजन ऑफ टेरर। As we have already seen that the Jacobin Club was the only and the powerful group in this period, and this period the Maximilian was the leader of Jacobin Club. The period from 1793 period from 1793 to 1794 is referred as the Reign of Terror. Robespierre followed a policy of severe control and punishment। जो रोबेस्पियर था ही बिकम द नेक्स्ट लीडर ऑफ द फ्रांस, क्योंकि वो कन्वेंशन का जो लीडर था वो जैकोबिन क्लब का लीडर था और वही गवर्नमेंट जो है उसके पास में थी, कंट्रोल में थी। तो उसने जो है पॉलिसीज में चेंजेस किए, उसने कंट्रोल और पनिशमेंट की पॉलिसीज अडॉप्ट की। ऑल दोज whom he saw being enemy of the republic, ex-nobles or clergy or member of other political parties, even member of his own party who did not agree with his methods, were arrested, imprisoned, and then tried by the revolutionary tribunals। तो कोई भी, चाहे वो उसकी ही सरकार के मंत्री हों
चाहे वो पुराने नोबल्स हों, क्लर्की हों, या फिर जो उसके दुश्मन हों, किसी और पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स हों, जो उसकी बात को एक्सेप्ट नहीं करते थे, उसके मेथड को एक्सेप्ट नहीं करते थे, उन सबको पकड़ करके जेल में डाल दिया जाता था, उन पर जो है मुकदमा चलता था, और उन्हें अगर कोर्ट में गिल्टी पाया जाता था तो उन्हें गुलिटिन, जो कि एक डिवाइस होता था जिसके द्वारा जो है गला काटने का सजा लोगों को दी जाती थी। और इस डिवाइस का जो मैन्युफैक्चरिंग है, ये डिवाइस का जो नाम है वो डॉक्टर गुलिटिन, जिन्होंने इसको बनाया था, उसके नाम पर रखा गया है। यह टू पोल्स, दो पोल्स और बीच में एक ब्लेड का डिज़ाइन होता है, जिससे कि जो है गला काटने की सज़ा दी जाती है। तो ये जो है जैकोबिन क्लब का पीरियड था, और इसमें जो भी उसके खिलाफ उसकी निंदा करते थे या उसकी बात को सपोर्ट नहीं करते थे, उनको जो है वो इस तरीके से ट्रीट करता था या उन्हें सजा देता था। अलॉन्ग विद दैट, इन सब के अलावा जो पब्लिक थी, लोकल पब्लिक, उसके लिए भी वेजेस एंड प्राइजेस जो है उन पर मैक्सिमम सीलिंग इम्पोज कर दी गई। मीट एंड ब्रेड वर राशन, मीट और ब्रेड जो है उनका राशनिंग कर दिया गया, कोई भी जरूरत से ज़्यादा नहीं खरीद सकता था। पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज एंड सेल इट एट ए प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। पीजेंट्स को जो है फोर्स किया गया कि वो अपने जो ग्रेन्स है उनको सिटी में सेल करे, और जो गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स की है उस पर बेचे। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है गवर्नमेंट ने जो कॉमन मैन थे उनके लिए भी बहुत से चेंजेस किए। यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण चेंज है, आप देख रहे हैं, जो ट्रेडिशनल मॉन्सर, जो कि सर और मैडम बोलने का जो एक ट्रेडिशन था वहाँ पर फ्रांस में, उसे भी बदल दिया गया। और ला सिटोयन, सिटोयन और सिटीजन, जो सिटोयन है, ये जो वर्ड्स हैं ये इंट्रोड्यूस किए गए। चर्चेज वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक और ऑफिसेस। तो चर्चेज जो थी उनको बंद कर दिया गया, और जो बिल्डिंग्स थी उन्हें कन्वर्ट कर दिया गया, जहां पर वो अपने विरोधियों को और जो अपराधी थे उन्हें रख सकता था, जेल में डाल सकता था। तो ये सारी जो पॉलिसीज थी, इसकी वजह से जो पीरियड, जो 1793 से 94 का पीरियड था, जिस समय वो रूलर था, वो उसके पास पावर थी, कंट्रोल था, इस पीरियड को जो है आतंक का राज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर Robespierre persuades his policies so relentlessly that even his supporters begin to demand moderation. Finally, he was convicted by a court in July 1794, arrested and on next day sent to गुलेटिन। तो यहाँ पर जो रोबस्पेयर था उसके साथ वही हुआ जो वह बाकी लोगों के साथ कर रहा था। उसके खुद के सपोर्टर्स ने उसको सपोर्ट करना बंद कर दिया, और जो है उसे कोर्ट के द्वारा सजा मिली, और उसे भी गुलेटिन या उसका भी गला काट दिया गया। तो इस तरीके से जो रोबस्पेयर है उसका रिज्म ऑफ टेरर जो है वो यहाँ पर फिनिश होता है। After that, in France, the rule of directory was introduced. Rule of directory, in this, a new constitution was introduced which denied the vote to non-property section of the society. यहाँ पर जो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन फिर से बनाया गया, और जो नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन थे उनको वोट देने का अधिकार इस बार नहीं दिया गया। It provided for two elected legislative councils. These then appointed a directory and executive made up of 5 members. This was meant as a safeguard against the concentration of power in a one-man executive under the Jacobins. तो जैसा कि हमने देखा था, जैकोबिन क्लब में जो है पावर वो सारी की सारी रोबेस्पियर के पास थी। मैक्सिमम रोबेस्पियर जो कि लीडर था, और उसने जो है वापस डिक्टेटरशिप के रूप में फ्रांस में जो है आतंक का राज एस्टेब्लिश कर दिया था। तो यहाँ पर जो नई गवर्नमेंट बनी, नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, उन्होंने डायरेक्टरी रूल एस्टेब्लिश किया, उन्होंने 5 मेंबर की एक टीम बनाई, और जो गवर्नमेंट है वो अब इस टीम के द्वारा चलाई जाने लगी। इस तरीके से जो डायरेक्टरी रूल एस्टेब्लिश हुआ। पर हाउ एवर द डायरेक्टर्स ऑफन क्लैश्ड विद लेजिस्लेटिव काउंसिल हु देन सॉट टू डिसमिस देम। तो जो डायरेक्टरी के अंदर जो मेंबर्स होते थे उनके बीच में भी काफी मतभेद होते थे, इसीलिए ये डायरेक्टरी रूल जो था ये भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। एंड बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, the directory paved the way for the rise of military dictator Napoleon Bonaparte. So in the previous we see that there are many political groups in France. Jacobin was the famous group, and in that group Robespierre became the leader. He became the leader of the France.
Then a new constitution formed by the after the fall of Jacobin club, and uh, they changed the power, and they divided the power in the five members, and now the five members appointed as a directory, and they take all the major decisions, but re- they are not agree on different issues. They are not agree on working of government. So their style of working was not supported by the public as well. So in this situation, in during this instability of the directory government, a new military dictator came in France that was known as Napoleon Bonaparte. उसका जो है यहाँ पर उदय होता है, वो जो है धीरे धीरे करके फ्रांस में पावर गेन करता है. So this is about the directory rule and रिपब्लिक ऑफ फ्रांस. फ्रांस में किस तरीके से रिपब्लिक एस्टेब्लिश हुआ. Now, did women have a revolution? This is your next topic in this chapter. क्या महिलाओं ने भी रेवोल्यूशन किया था, महिलाओं का भी रेवोल्यूशन में कोई योगदान था? तो लेट अस कंटिन्यू विद दिस टॉपिक. From the very beginning, were active participant in events. Women were active participant in events which brought about so many important changes in France society. They hoped that their involvement would pressurize the revolutionary government to introduce measures to improve their lives. Most of the women of the third estate had to work for living. They worked as seamstresses, laundresses, sold flowers, fruit, vegetable at market, or were employed as domestic servants in the house of prosperous people. तो यहाँ पर जब हम फ्रांस में महिलाओं की बात कर रहे हैं, महिलाओं का क्या रोल था उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो महिलाएं जो हैं वो घर पर नहीं बैठी थी, वह भी जो है बराबर पुरुषों के बराबर यहाँ काम कर रही थी, चाहे वो किसी भी तरह का काम हो. वो जो है प्रेस करने का, जो है लैंड लॉन्ड्रेस जो होती हैं वो उनका, या फ्लावर्स बेचने वाली है, फ्रूट सेलर है, वेजिटेबल सेलर है, या किसी के यहाँ पर डोमेस्टिक वर्कर के रूप में काम कर रही हैं. मगर महिलाएं जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट मेंबर थी, फैमिली का अर्निंग मेंबर थी. मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग. ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल्स और wealthier members of the third state could study at convent, after which their families अरेंज ए मैरिज फ्रॉम फॉर देम. तो यहाँ पर जो है महिलाओं की हम कंडीशन की बात करते हैं. महिलाओं को जो है फैमिलीज के अंदर रेस्पेक्ट तो मिलता था, मगर उन्हें जो है कंट्रोल में रखा जाता था. उन्हें प्रॉपर एजुकेशन या जो क्वालिफिकेशन वगैरह है उसके लिए कोई विशेष सुविधाएं नहीं थी. सिर्फ और सिर्फ जो नॉबल्स थे उनके जो लड़कियां थी उन्हें ही, या वेल्दियर मेंबर्स थे उनकी लड़कियों को पढ़ने का सुविधा यहाँ पर उपलब्ध थी. वर्किंग वुमेन्स हैड ऑल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिलीज. जो भी वर्किंग वुमेन्स की हमने यहाँ ऊपर बात की हैं, उन्हें अपने काम के साथ साथ अपनी फैमिली का भी केयर करना होता था. अपने घर का जो डेली वेजेस का वर्क है, जो रूटीन वर्क है, उसे भी पूरा करना होता था. तो ऐसा नहीं था कि महिलाएं सिर्फ जो है बाहर का काम करेगी, इसके बाद में घर पे काम नहीं करती थी, उन्हें घर का काम भी करना होता था. In order to discuss the voice their interest, women started their own political clubs and newspapers. As we have seen about the political groups of male, जो हमने पुरुषों के political groups की बात पहले की है, तो यहाँ पर महिलाओं ने भी अपने political groups बनाए. About 60 women's club came up in different France cities. The Society of Revolutionary and Republic Women was the most famous of them. तो यहाँ पर महिलाओं का जो सबसे important और famous जो पॉलिटिकल ग्रुप था उसका नाम है द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन. जो ये महिलाओं का सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, पॉलिटिकल ग्रुप था, जो महिलाओं के राइट्स के लिए आंदोलन करता था. द मेन डिमांड ऑफ वुमेन दैट दे एंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट एज द मैन. जैसे पुरुषों को वोट देने का अधिकार है, वैसे ही महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए. व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 फॉर्म्ड, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो दे वर डिसअपॉइंटेड, क्योंकि उन्हें वहां पर पैसिव सिटीजन्स के रूप में रखा गया और उन्हें वोटिंग देने का अधिकार नहीं दिया गया. एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर डिसअपॉइंटेड बाय दिस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये हम पहले टॉपिक देख चुके हैं.
In the early years, the revolutionary government did introduce laws that help improve the lives of women. Together with the creation of state schools, schooling was made compulsory for all girls. तो यहाँ पर जैसा कि पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1791 का, उसमें महिलाओं को पैसिव सिटीजन्स माना गया था। मगर जब नई गवर्नमेंट बनी, रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने जो महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए कुछ चेंजेस किए, और ये चेंजेस थे उनके लिए गर्ल्स के लिए कंपलसरी स्कूलिंग किया गया। फादर कुड नॉट लॉन्गर फोर्स देम टू मैरिज अगेंस्ट देयर विल। महिलाओं को, जो लड़कियां थी, उन्हें फोर्स मैरिज जो है के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता था। मैरिज वाज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर द सिविल लॉ। शादी जो है उसे सिविल लॉ के तहत रजिस्टर किया जाने लगा। डाइवोर्स वाज मेड लीगल एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बाय बोथ मैन एंड वुमेन। तो महिलाओं के लिए ये कुछ अधिकार जो है वो यहाँ पर उनको प्रोवाइड किए गए। वुमेन कैन नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, उन्हें ट्रेनिंग दी जाने लगी, और चाहे वो आर्टिस्ट का हो या छोटा मोटा बिजनेस रन करने का हो। तो ये सारी जो है फैसिलिटीज उन्हें जो नई गवर्नमेंट जो बनी थी उसके द्वारा, जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी उनके द्वारा महिलाओं को ये सारे अधिकार प्राप्त हुए। वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हाउ एवर कंटिन्यूड। यहाँ पर महिलाओं को जो वोटिंग राइट था वो अभी भी प्राप्त नहीं हुआ था, और उनका ये जो अधिकार की जो लड़ाई थी वो अभी भी जारी थी। ड्यूरिंग द रिज्म ऑफ टेरर, द न्यू गवर्नमेंट इशूड लॉ ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वुमेन्स क्लब एंड बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज। मैनी प्रोमिनेंट वुमेन वर अरेस्टेड एंड नंबर ऑफ देम एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पर जैसा कि हमने देखा था, जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे, पॉलिटिकल ग्रुप थे, उनमें जो रिज्म ऑफ टेरर के पीरियड में मैक्सिमिलियन रोबोस्पेयर अपने अपोनेंट्स को पनिश करता था और उन्हें जो है गिलेटिन करता था। तो उसके खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठा सकता था। ऐसी सिचुएशन में जो वुमेन क्लब्स थे उन्हें भी बैन कर दिया गया, और उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। बहुत सी जो प्रोमिनेंट वुमेन पॉलिटिकल लीडर्स थी उनको अरेस्ट भी किया गया। तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल जो उनके मूवमेंट्स थे वो कंटिन्यूस चल रहे थे, और उनके ऊपर सप्रेशन भी कंटिन्यूस चल रहा था। वुमेन मूवमेंट्स फॉर voting right and equal wages continued through the next 200 years in many countries of the world. The fight for the vote was carried out through an international suffrage movement during the late 19th and the early 20th centuries. The example of political activities of French women during the revolutionary years was kept alive is an inspiring memory, and it was finally in 1946 that women in France won the right to vote. तो महिलाओं का जो संघर्ष है वो आगे 2 साल 200 साल तक जो है कंटिन्यूस वर्ल्ड में जगह जगह पर चलता रहा। महिलाओं को जो है उनके अधिकार नहीं मिल पाए। आज भी कई ऐसे देश हैं जहाँ पर महिलाओं को उनके अधिकार नहीं मिल पाए हैं। फाइनली जो है 1946 के अंदर महिलाओं को वोटिंग राइट्स मिले। सो इन दिस पार्ट ऑफ chapter we see the role of the women, how they participated in revolution and how actively they participated for their own rights, for their own voting rights. तो आई थिंक दैट यू अंडरस्टैंड बोथ द टू टॉपिक्स। किस तरीके से फ्रांस जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से एक रिपब्लिक गवर्नमेंट बनता है, और महिलाओं का यहाँ पर क्या रोल था। तो आई विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक with next video. Thank you. Have a nice day.